नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज दर्शकों आपको बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा अजमेर का वो जिहादी गैंग जो बच्चियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण करा रहा था, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गया है दर्शकों। और ये खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए दर्शकों। अपने परिचितों को बताइएगा कि ऐसा भी होता है। अजमेर में नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है दर्शकों। और यह खबर आपने सुनी होगी। यहां स्कूल में पढ़ने वाली भोली भाली नाबालिग लड़कियों को कुछ अनपढ़ मजदूर, अनपढ़ कह रहा हूं दर्शकों में, ये लोग दोस्ती करते, जाल में फंसाते, एक कैफे में ले जाकर रिश्ता बनाते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते। और इस रैकेट के खिलाफ दिन हो या रात अजमेर के ब्यावर में सड़क पर लोग उतर आए हैं दर्शकों। तस्वीर देखिए जरा आप, दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये सब नहीं चलेगा, इंसाफ के लिए जुलूस तक निकाल रहे हैं दर्शकों। चक्का जाम तक इन लोगों ने किया है क्योंकि इन्हें इंसाफ चाहिए। और पिछले 3 दिनों में ब्यावर जिले में क्या हो रहा है दर्शकों बताता हूं आपको। ब्यावर जिले के विजयनगर में लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। देखिए आप, 21, 22 और 23 फरवरी सड़कों पर उतरकर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। मांग एक ही है, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले। जिन लोगों ने बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया उन पर एक्शन होना चाहिए। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, ये आग ठंडी नहीं होने वाली। लव जिहाद कांड के बाद ब्यावर में व्यापारियों ने बाजार बंद करने तक का फैसला लिया दर्शकों। और ये सोचिए जरा आप, कैसे खेल चल रहा था। हमारे सहयोगी सागर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों ने बंद बुलाया था, ये बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग गुस्से में हैं। अगर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे लव जिहाद मामले में, जिसमें लगभग 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ के लोग कितने गुस्से में हैं, कुछ बातें बता रहे हैं। थोड़ा इनकी कार्रवाई, कठिन कार्रवाई कराई जाए, इनको फांसी हो। कि सर सीबीआई जांच कराए सर, बाकी तो जांच होनी नहीं कभी। सबको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनको तुरंत बुलडोजर चले जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। लेकिन अब दर्शकों सवाल यही बना हुआ है कि आखिर यह गैंग कहां से आया। धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्योंकि ये लड़के उन नाबालिग लड़कियों के पास ऐसे ही नहीं जाते थे। नाबालिगों के पास ये बन ठन कर ठीक ठाक घराने से ताल्लुक रखने का सिर्फ दिखावा करते थे। ये लड़के उन लड़कियों के पास मोटरसाइकिल यानी बाइक से जाते, बराबर अच्छे खासे कपड़े पहने हुए रहते। तो सवाल ये दर्शकों कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ना इनके पास कोई नौकरी है, ना कभी ये स्कूल गए हैं, तो भाई इनके पास पैसा आता है तो आता कहां से है? और इस गैंग के पीछे कौन काम कर रहा है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए आप दर्शकों। और अब तक आपको पता है इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। और चौंकाने वाली बात आपको एक और बता दूं, इन आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के आसपास है, यानी इन्हें यहां पर प्लांट किया जा रहा है। और ये सारे के सारे मुसलमान हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदू बेटियों को निशाने पर लेते हैं। जब इन आरोपियों को, इन लोगों को, ये जो दिख रहे हैं, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तब कुछ वकीलों ने वहां पर इन्हें पकड़ लिया दर्शकों और जमकर धोया इन लोगों को। अब इनकी मॉडस, और ये देखिए आप, जो वकीलों ने पकड़ लिया था इन्हें, वो तस्वीर आपको दिखा दो पहले। 20 तारीख की तस्वीर दिखा रहा हूं, 20 फरवरी की। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, 20-22 साल के हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है? सोचा है आपने? आपको बताता हूं कि ये लड़के कैसे नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। आइए जरा, पहले दर्शकों ये ग्रुप में इकट्ठा होकर एक स्कूल की लड़की को टारगेट करते हैं। इनका टारगेट वो लड़कियां होती हैं जो स्कूल तक अकेले आना जाना करती हैं। ये अच्छे बराबर बंठन कर कपड़े पहनकर आ जाते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं और पीछा करने लगते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़कियां बात करने लग जाती हैं, तब ये उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये लड़कियों को मेड इन चाइना फोन देते हैं, मेड इन चाइना। इसकी जानकारी
लड़की के घर वालों को नहीं होनी चाहिए, ये बोलते भी हैं। और इस फोन के जरिए वो इनकी बात लड़कियों से लगातार होती रहती है। इसके बाद ये उस लड़की को पहले से तय एक कैफे में ले जाते हैं। आप सोचिए, कैफे मालिक भी इनके साथ मिला हुआ था। सोचिए जरा, अब उस कैफे पर दर्शकों बुलडोजर चला दिया गया है, उसका खुलासा हो गया है। कैसे एक्शन लिया गया है दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। केरला स्टोरी में जिस तरह स्कूल कॉलेज की लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाया जाता था, ठीक वैसा ही राजस्थान के ब्यावरा जिले के विजयनगर से सामने आया है, जहां कई लड़कियों को दरिंदों ने पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया, प्यार के जाल में फंसाकर आगे तक के सपने दिखाए और मौका पाते ही उनके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। इन सब के लिए दरिंदे कैफे का इस्तेमाल करते थे। कैफे संचालक खुद इस गैंग का हिस्सा था, तो इन आरोपियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। मामला सामने आने के बाद कैफे पर भजनलाल सरकार का बुलडोजर चल गया है। कैफे को पहले सील किया गया, उसके बाद पीला पंजा चला दिया गया। कैफे का मालिक पुलिस हिरासत में है। ये जो कैफे आप देख रहे हैं, आरोपी इस कैफे के अंदर बकायदा उन पीड़ित लड़कियों को लेकर आते थे। इस कैफे के अंदर केबिन बने हुए हैं, उसके अंदर ले जाकर उन भोली भाली लड़कियों से गलत काम किया जाता था। यही नहीं, प्रशासन की तरफ से देखिए इस कैफे को बकायदा सील तक कर दिया गया है। और कुछ अवैध अतिक्रमण जो यहाँ पर था, जो इस पूरी बनावट का देखिए बाहरी जो हिस्सा था, उसको बुलडोजर के जरिए अभी गिराया भी जा चुका है। आर भारत की टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इस स्कैंडल की तह तक जाने की कोशिश भी की। इसके लिए हमारी टीम सबसे पहले उस स्कूल के पास पहुंची, जहां की मासूम बेटियों को ये दरिंदे टारगेट करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल के साथ ही धर्मांतरण के लिए दबाव डालते थे। रिपब्लिक भारत इस समय राजस्थान के विजयनगर इलाके में उसी निजी स्कूल के बिल्कुल समीप आ खड़ा है, जिस स्कूल की बच्चियों को मुस्लिम युवक लव जिहाद के पूरे मामले में फंसाते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, और यही नहीं, उनका यौन शोषण करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि और लड़कियों को आप इस जाल में फंसाइए। इस घटना के बाद विजयनगर के लोगों में गुस्सा है। लगातार सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिन हो या रात, मांग एक ही है, बेटियों को इंसाफ और दरिंदों को फांसी। आर भारत की टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा रैकेट का काम है और इस घटना ने 1992 में हुए अजमेर कांड का जख्म हरे कर दिए हैं। जिस तरह से इन लोगों ने, इन बच्चों ने जो सेक्स स्कैंडल यहाँ चलाया है, रैकेट चलाया, जो 32 वर्ष पूर्व जो अजमेर में हुआ ब्लैकमेल छायाकांड, उसी की यह पुनरावृत्ति नहीं हो। इस स्कूल में इन मुस्लिम युवकों का आना जाना रहा, बाहर बाइक लेके आना जाना, उन बच्चों को परेशान करना और स्कूल के बाहर से उन्हें ले जाना, डराना, धमकाना, ये माहौल काफ़ी टाइम से चल रहा है। फिलहाल 10 से ज्यादा आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। भजन सरकार की पुलिस अपनी स्टाइल में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अभी तक आधी गुत्थी सुलझी है, लेकिन बहुत से सवालों की जवाब मिलना अभी बाकी है, जिनका इंतजार हर किसी को है। अब ये रैकेट देखा ना दर्शकों आपने कैसे चल रहा था, लेकिन इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। होता कुछ यूं है दर्शकों कि ये लड़कियों को अपने घर से पैसे चुराने के लिए बरगलाते, उन पर दबाव डालते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि घर से पैसे चोरी करके ले आओ, नहीं तो तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। एक लड़की, एक नाबालिग बच्ची जो पीड़िता है, वो एक दिन पैसे चुरा रही थी, उसके माता पिता ने देख लिया 2000 रुपए चुराते हुए दर्शकों, और उस दिन पूरे मामले का भांडा फूट गया। परिवार वाले तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई है ना दर्शकों, वो देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। आपको बताता हूं एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ। एक एक बात दर्शकों एफआईआर में लिखी हुई है, एक एक बात। एफआईआर में पीड़िता के घर वालों ने बहुत कुछ बताया है। उसे यानी आरोपी दरिंदे पीड़िता को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते थे, अपना धर्म बदलने के लिए दबाव बनाते थे, कहते थे कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी आपको, उकसाते थे दर्शकों, बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाते थे। ये हूबहू फिल्म में चलता है। कहते थे कि कलमा पढ़ो भाई, कलमा ना पढ़ने पर वीडियो वायरल कर देंगे तुम्हारा। इतने पर भी मन नहीं भरता तो गला काटने की नाबालिग लड़कियों को धमकी देते थे दर्शकों। सोचिए जरा आप। और तो और जब उन्हें लगता कि इतने से भी बात नहीं बनेगी तो वो उनके घर वालों को मारने की धमकी देते थे। आप सोचिए छोटी छोटी बच्चियां क्या करेंगी, क्या उनके मानसिक तौर पर उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा।
और आप सोचिए दर्शकों, पीड़िताओं का कहना यह है कि दरिंदे, ये आरोपी दूसरी लड़कियों को भी फंसाने के लिए उन पर दबाव बनाते थे और ऐसा नहीं करने पर उनकी फोटो वायरल करने की धमकी देते। और इसी दबाव में, इसी प्रेशर में दर्शकों, स्कूल की लगभग 10 से 12 लड़कियां इनका शिकार बन चुकी हैं, जो अब खुलकर इन दरिंदों के काले कारनामे पुलिस के सामने बता रही हैं। इन पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि लड़कियों की जो जाति है उस आधार पर रेट लिस्ट बनाई जाती है। कई लोग नहीं मानते हैं दर्शकों, लेकिन खुलासा हो गया, आज आपको बताता हूं। नाबालिग लड़की, ये देखिए आप, अगर कोई ब्राह्मण है, उच्च जाति की है, ठाकुर है, उसके 20 लाख रुपए लगेंगे, यानी 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको अगर आप जाल में फंसा लेंगे। दर्शकों सोचिए, आप एक ब्राह्मण लड़की को आप फंसाएंगे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये 20 लाख कौन देगा? इतने पर भी आप सोचिए, दलित लड़कियों के 10 लाख रुपए डिवाइड कर रखा है इन लोगों ने कि आप इस लड़की को फंसा देंगे, बरगलाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। विजयनगर में जो लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि जब आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे कि जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। अजमेर के ब्यावर कांड में अब तक 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, अपना शिकंजा कस चुकी है। और इन गिरफ्तारियों के बाद एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है जो दर्शकों निर्दलीय पार्षद रहा है। इसका नाम है हाकिम। पॉस्को एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत इसे अरेस्ट किया गया है। पॉक्सो एक्ट लगा है दर्शकों इस पर। पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी का नाम सामने आने के बाद अब शक और गहरा रहा है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। कौन है वो रसूखदार जिसका संबंध राजनीतिक दलों से है? हालांकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दर्शकों। फिलहाल पुलिस हाकिम, ये है हाकिम कुरैशी, जिससे पूछताछ कर रही है और कई राज उगलवाने की कोशिश में लगी हुई है। दिखाते हैं आपको। पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी के गिरफ्तार होने के बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर और कितने किरदार हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। पूर्व पार्षद जो है, ना तो उसके कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना तो अपने खुद के फोन चलाता था, यही नहीं पार्षद रहते हुए भी वो लोगों के फोन इस्तेमाल करता था। अब पूर्व पार्षद को रिमांड पर लेकर अब पुलिस अब पूछताछ कर रही है और पुलिस का यह भी कहना कि इस केस में जल्दी कुछ और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। और दर्शकों, इसे लेकर अब राजनीति भी हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। इसकी आज सुबह गिरफ्तारी कर दी गई थी और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में जो अवकाशकालीन न्यायालय है उसमें पेश किया गया है और 5 दिन की रिमांड ली गई इसकी। अभी जांच चल रही है, उसके जो बैंक डिटेल्स वगैरह वो चेक कर रहे हैं। अभी राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। कोई भी दोषी और इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं। और दर्शकों, देखा ना आपने कैसे इसका खुलासा हुआ है। आज एक और खुलासा करने वाला हूं दर्शकों। एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। मजार पर जब बुलडोजर चल रहा है तो भाईजानों का गैंग एक्टिव हो गया है दर्शकों। पहले तो ये अवैध बनाते हैं, जब बुलडोजर पहुंचता है तो फिर अलग अलग बातें करते हैं। और मैंने आपको कल ही दिखाया था दर्शकों कि कैसे नासिक में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध मजार की दीवार पर बुलडोजर चलाए। यही तस्वीरें हैं। लेकिन अभी यह कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी और प्रशासन का कहना है कि 6 से 7 दिन में मजार के बाकी अवैध हिस्से को हटा दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच मजार के सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र प्रशासन को धमकी दे दी है दर्शक। प्रशासन को कार्रवाई करने से वो रोकना चाहते हैं, इसलिए अपने समाज के लोगों को भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं दर्शकों। सुनिए जरा, मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी सेक्रेटरी हैं, ये क्या कह रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को दरगाह शरीफ से बाहर निकाला गया, ये बोल के कि दरगाह शहीद नहीं होगी, दीवार नहीं टूटेगी, दरगाह शरीफ का बाउंड्री तोड़ दिया गया, गेट तोड़ दिया गया। ऐसी शांत रहेंगे तो कल के दिन दरगाह भी तोड़ देंगे। अगर एफआईआर नहीं होगी हम जिला कलेक्टर के सामने धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। अब दर्शकों, एक बात तो तय है कि अवैध है,
तो फिर यह विरोध क्यों किया जा रहा है दर्शकों, इस रिपोर्ट में समझिए। नासिक में अवैध मजार का मुद्दा अब और बढ़ गया है। नौबत धमकी तक आ गई है जो मजार से जुड़े पक्ष के लोगों ने दी है। धमकी ये कि अगर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक और हिंदू संगठनों पर एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जो एमएलए 124 की, उसके खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर और महाराष्ट्र के गवर्नर सब मिलके इसके खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले, और 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होगी तो फिर बड़े पैमाने पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से हम धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद नासिक शहर की पुलिस होगी। इस धमकी के बयान के साथ ही मोहम्मद यूसुफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि अगर मजार अवैध नहीं तो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते। हिंदू संगठन पिछले 25 साल से इसे हटाने को लेकर नासिक महानगर पालिका से मांग कर चुके हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो नगर निगम प्रशासन ही कर रहा है। तो सवाल क्यों उठाना। देखा ना दर्शकों आपने कैसे कार्रवाई की जा रही, लेकिन ये विवाद है क्या, आइए जरा आपको वो विस्तार से समझाता हूं। नासिक में सैयद हजरत पीर बाबा की एक मजार है और मजार मैनेजमेंट पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। हुआ यूं, 2000 में ओपन स्पेस पर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद धीरे धीरे मजार का निर्माण करते गए। पहले एक मजार का निर्माण किया गया, हिंदू संगठन ये दावा करते हैं, और इसके बाद और सारी मजारें बना दी गई। हिंदू संगठन कह रहा है मजार निर्माण के लिए किसी से इजाजत नहीं ली, परमिशन नहीं ली गई। मजार के चारों तरफ दीवारें हैं दर्शकों, गेट तक बना दिए हैं। हिंदू संगठन पिछले 25 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और अवैध मजार को हटाने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सोचिए दर्शकों, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां कभी मजार थी ही नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है मजार तो कई सालों से यहां है, उसके सभी दस्तावेज उनके पास हैं। ऐसे में मामला मस्जिद वर्सेस मंदिर भी होता जा रहा है दर्शकों। इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कौन सच्चा है कौन झूठा है, यह सवाल बहुत गंभीर है। लेकिन आप सोचिए दावे क्या है, आइए जरा आपको बता देता हूं यह लड़ाई कैसी है। एक तरफ आप देखिए 25 साल पहले खाली प्लॉट था, यह कहा जा रहा है 25 साल पहले खाली प्लॉट था, हिंदू पक्ष कह रहा है। एनएमसी के नक्शे में ओपन स्पेस और इधर वक्फ रजिस्ट्रेशन संस्था में मजार दर्ज है। यह सोचिए दर्शकों, एनएमसी के नक्शे में ओपन स्पेस, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हाईकोर्ट का दरगाह पर कार्रवाई करने पर स्टे, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है दर्शकों। हिंदू पक्ष का कहना है कि हम यहां पर हनुमान जी का मंदिर बना देंगे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है दरगाह के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सोचिए आप, ऐसी बातें कही जा रही हैं दोनों तरफ से, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जांच का विषय भी हो गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत के कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान से दुश्मनी भुलाने और दोस्ती करने की बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं। सोचिए दर्शकों, और यहां विवाद गहराता जा रहा है। सुनिए जरा इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। वक्फ रजिस्ट्रेशन संस्था है, तो आप कैसा ठहरा सकते हैं अवैध करके। हम लोग तो देखो सब हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी रखते हैं, क्योंकि एविडेंस वगैरह हमारे पास में बाकी कुछ है नहीं। रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम चलेंगे और हम लोगों को, हमको पता है अच्छे से कि हमारे को न्याय जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये मेरे पास फोटोग्राफ है, ये 25 साल पुराना फोटो है जिसमें कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा, और 25 साल के अंदर आप एक कब्र वहाँ पर बना लेते हैं और दरगाह बना लेते हैं। ये इतने सारी फाइल देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे कागजात हैं। जब तक हम अपनी आँखों से वह पूरा प्लॉट खाली हुआ नहीं देखते तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखना होगा दर्शकों इस विवाद को लेकर अगला कदम प्रशासन के द्वारा क्या कुछ उठाया जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर है दर्शकों, दाऊद ने होली बंद करवा दी। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, आइए जरा आपको बताता हूं दर्शकों। खबर पाकिस्तान से आई है दर्शकों, पाकिस्तान से। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन राजनीति के बीच एक तस्वीर और देख लेना चाहिए जो लोग राजनीति करते हैं, कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू कैसे 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 परेशान हो रहे हैं दर्शकों। अपना त्योहार तक नहीं मना पा रहे हैं वो दर्शकों। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो हां, ऐसा ही हो रहा है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। क्यों कह रहा हूं? भारत में मुसलमान क्या करते हैं,
उनकी मांग सुनी जाती है, उनकी मांगे सुनी जाती हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है दर्शकों। इधर मुसलमानों को अपना त्योहार मनाने की इजाजत है, छूट है दर्शकों, कोई नहीं रोकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हिंदू आबादी से कहा जा रहा है कि आप होली नहीं मना सकते, आपको होली नहीं मनाने दी जाएगी। यहां क्या हो रहा है, रमजान में 1 घंटे पहले छुट्टी दी जा रही है कई राज्यों में। लेकिन पाकिस्तान में आजादी से आज तक वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल है दर्शकों। भारत में तो मुहर्रम का जुलूस बिना रोक टोक के निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है दर्शकों, हिंदू मंदिरों पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं दर्शकों, और कोई सुनने वाला नहीं है। और यह किस्सा केवल पाकिस्तान में दाऊद यूनिवर्सिटी का नहीं है दर्शकों, पाकिस्तान के लोगों में भी हिंदुओं और उनके त्योहारों के प्रति नफरत भरी हुई है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ, लेकिन आज आपको सुनवा रहा हूं, देखिए जरा कैसी नफरत भरी हुई है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। मैं खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसको बैन होने देना चाहिए था। इसको बैन होने देना चाहिए। देखा दर्शकों, आपने बैन करने की बात कर रहे हैं। अरे कोई त्योहार मना लेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कैसी घृणित मानसिकता है रिपोर्ट में दिखाता हूं। पाकिस्तान जो भारत के मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा नैरेटिव गढ़ता है, यूएन जैसे तमाम मंचों पर मुसलमानों पर जुल्म करने का रोना रोता है, उस पाकिस्तान में हिंदू छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि पाकिस्तान में कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली खेलने पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 21 फरवरी को दोनों समुदाय के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में होली का त्योहार मनाया था। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए। जैसी ही वीडियो सामने आई, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और होली खेलने वाले छात्रों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तब तक एंट्री बैन रहेगी जब तक कमेटी कोई फैसला न ले ले। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को अपने परिजनों को यूनिवर्सिटी लाने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी में इस एक्शन के बाद हिंदू छात्रों में खौफ का माहौल है। अब उन्हें अपनी पढ़ाई पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि होली मनाने वाले छात्र ना किसी तरह की अशांति फैला रहे थे, ना ही माहौल खराब कर रहे थे, तो फिर इस तरह का एक्शन क्यों? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। देखा दर्शकों, आपने, ये पहला मामला नहीं है और ये पाबंदी बार बार लगती रही। आइए जरा आपको बताता हूं। मार्च 2023 में भी दर्शकों होली मनाने पर यह हमला हुआ था। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया गया। सिर्फ वो होली मना रहे थे। पीयू लॉ कॉलेज में 30 छात्र होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से परमिशन भी ली थी। तभी कुछ कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे और हमला किया। इस्लामी जमीयत तुलबा के लोगों ने छात्रों पर हमला किया। बाद में कॉलेज प्रशासन इजाजत की बात से मुकर गया था। सोचिए आप, कितना कठिन है वहां पर त्योहार मनाना। और एक तरफ हिंदुओं को हिंदू त्योहार मनाने पर पाबंदी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो सपने जो हकीकत में नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी देख रहे हैं भाई। एक कार्यक्रम के दौरान वो भारत से कंपटीशन की बात कहने लगे। मुकाबला दर्शकों, मुकाबला भी भारत को पीछे करने का। अब ये सपना नहीं है तो क्या है? शहबाज शरीफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। नाम सोच लीजिए आप। सुनिए जरा पहले क्या कहा। तो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है। उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है।
देखा आपने, कह रहे हैं शहबाज शरीफ नाम नहीं है मेरा। तो आइए मैं आज कुछ पोल खोल देता हूं पाकिस्तान की, और आज कह रहा हूं कि ऐसे पीछे करेगा। भारत की जीडीपी का अनुमान 6.5 से 6.9% है और पाकिस्तान 338.24 अरब डॉलर पर ही है अभी दर्शकों। समझिए जरा इसे, क्या क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर पर है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, चौथा, तीसरा, और पाकिस्तान 158 नंबर पर है। बात ही नहीं करनी चाहिए कंपैरिजन की। अब 50 लाख करोड़ बजट है भारत का और पाकिस्तान का कितना है, 5.65 लाख करोड़। कंपेयर करना ही नहीं चाहिए दर्शकों, कोई मुकाबला है ही नहीं। शहबाज जी आप अपना नाम बदल लीजिए। और दर्शकों अब आज आपको एक और खबर दिखाता हूं, क्योंकि भारत नए नए रिकॉर्ड दिन ब दिन बना रहा है और अब एक और रिकॉर्ड बन रहा है दर्शकों। रिकॉर्ड बन रहा है महाकुंभ में, और जितने भी वीकेंड अभी तक गए हैं वहां नए नए रिकॉर्ड बने हैं। ये वीकेंड एक और रिकॉर्ड बन गया है दर्शकों। महाकुंभ, आस्था का ऐसा सागर, रोज नए नए रिकॉर्ड जहां पर बन रहे हैं। रिकॉर्ड भी ऐसे कि कई देशों की जनसंख्या, कई देशों की इकोनॉमी, कई देशों के क्षेत्रफल तक को हमने पीछे छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ एक महाकुंभ में दर्शकों। रोज महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी भी खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन इसी बीच 3 नए रिकॉर्ड बन गए हैं दर्शकों। रिकॉर्ड क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। स्नान 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है दर्शकों अब तक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 बार पहुंचे हुए हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आ जाइए व्यापार, 2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, हो सकता है और ज्यादा भी हो। यह रिकॉर्ड है दर्शकों, और इसे देखकर कई लोगों के पेट में दर्द होता है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आस्था का रिकॉर्ड महाकुंभ में बन रहा है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये भक्त पहुंच रहे हैं दर्शकों, और यह अब भी जारी है। क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं। संगम में स्नान करने के लिए हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। बस, ट्रेन, सड़क, हवाई यात्रा सभी पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु बस से संगम में आ रहे हैं, एक एक कर डुबकी लगा रहे हैं। ये सनातनियों की आस्था का बहुत बड़ा संदेश है। ये तस्वीर जो महाकुंभ के मेले से निकलकर रोजाना दिख रही है हमें, यह अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है दर्शकों। और इसका किसी वस्तु से कोई मुकाबला नहीं है। ये कोई रेस नहीं है जिसमें जीत हार का सवाल हो दर्शकों। ये तो सनातनियों की आस्था है, और इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, इसका भागीदार बनना चाहता है। महाकुंभ 2025 का साक्षी बनना चाहता है। क्या आम और खास बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ के मेले में पहुंच रही है, संगम में स्नान कर रही है। गायक कैलाश खेर पहुंचे, इन्होंने गाया है महाकुंभ चलो गाना। आज सोचिए दर्शकों, जरा खुद पहुंच गए वो महाकुंभ, और क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। चले चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। और इसी भजन को सुनकर कई लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको बताया ना कि वीकेंड पर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कैसे भक्त पहुंच रहे हैं वीकेंड पर, आइए जरा रिपोर्ट में समझते हैं। ये आस्था का सैलाब है, ये सनातनियों का रेला है। ये वो दृश्य है जो बता रहा है कि सनातनी जाग चुका है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या में रामलला का मंदिर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, और ऐसा ही कुछ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है।
महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि कुंभ की चर्चा हर तरफ हो रही है, जो दिखा रहा है कि ये महाकुंभ भारत की एकता को और मजबूत करेगा। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ के जरिए एकता का संदेश जा रहा है और इसी संदेश से कुछ विरोधियों को परेशानी हो रही है, इसलिए वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सियासतदानों को सीएम योगी ने दो टूक जवाब दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए हैं, डिजिटल भया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है, जो कि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है। 144 साल में आया ये महाकुंभ का नजारा कभी ऐसा नहीं देखा गया। एकता, भव्यता, समरसता का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। इसी का नतीजा है कि 42 दिन में आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब दर्शकों, योगी मतलब रिकॉर्ड में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1954 में जो महाकुंभ हुआ वो 14 जनवरी से 3 मार्च तक सीएम गोविंद वल्लभ 3 बार वो कुंभ गए थे। 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कुंभ 14 जनवरी से 26 फरवरी तक है, लेकिन 23 फरवरी तक ही योगी आदित्यनाथ 13 बार पहुंच चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दर्शकों। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, महाकुंभ ने इस वजह से यूपी की तस्वीर भी बदल दी है, आर्थिक तस्वीर दर्शकों। इसलिए तो जाते हैं सब वहां, क्योंकि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की उम्मीद है। सीएम ने खुद 3 लाख करोड़ की ग्रोथ की बात कही थी। रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ का बिजनेस का अनुमान है। करीब 25,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। होटल बिजनेस को 40,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है। भोजन, पेय पदार्थ 20,000 करोड़, व्यापार, पूजा सामग्री का 20,000 करोड़ के पार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स की बात कर लीजिए तो 10,000 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 3,000 करोड़। इतना बिजनेस हो रहा है महाकुंभ से दर्शकों। और सोचिए, अभी तो 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन में रिकॉर्ड कहां तक जाएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर।